में सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार के मंत्री का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। जेडीयू और बीजेपी के बराबर बराबर मंत्री होंगे। एलजेपी और हम को एक एक मंत्री मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है एक ओर, तो दूसरी ओर लगातार ये चर्चा चल रही है कि आखिर किन सांसदों को, जो नवनिर्वाचित सांसद है, उन्हें मंत्री पद मिलेगा। ऐसे में बिहार से जो मंत्री हैं उनका फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू और बीजेपी के बराबर बराबर मंत्री होंगे। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू 12 सीटें जीत कर आई है, तो बीजेपी भी 12 सीटें ही जीत कर आई है। तो ऐसे में अब ये फॉर्मूला तय हुआ है कि बिहार से जितने भी सांसद चुने गए हैं, यानी 12 सांसद जेडीयू और बीजेपी से, तो दोनों के मंत्री भी बराबर ही होंगे। तो वहीं एलजेपी की बात कर ले, रामविलास पासवान की पार्टी है एलजेपी, चिराग पासवान अभी प्रमुख है उसके, और उनको एक मंत्री पद मिल सकता है उनकी पार्टी से। तो वहीं हम की बात कर लें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और जीतन राम मांझी इकलौते ऐसे सांसद बने, हम पार्टी से एक ही सीट मिली थी हमको, और वो भी जीतकर जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, तो एक मंत्री पद मिल सकता है। यानी जीतन राम मांझी का मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता दें, जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में सरकार की हलचल तेज है, और वहीं बिहार से मंत्री का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। अमृत, दिल्ली में हलचल तो बनी हुई है, लेकिन यह हलचल दिल्ली से अब बिहार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बिहार के मंत्रियों का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। जेडीयू और बीजेपी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, वहां से बराबर बराबर मंत्री होंगे दोनों पार्टी के। बिल्कुल प्रतिज्ञा, दिल्ली में जो है अगर कहा जाए पूरे जो पॉलिटिक्स है, पूरे भारत का सौरमंडल जो बना हुआ है पॉलिटिक्स का, दिल्ली जो है उसका केंद्र है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको मैं रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं। अकेला इनकी स्थिति यही है। सर, इसके अलावा राहुल गांधी को विपक्ष का नेता, राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कोई कांग्रेस सांसद उठा रहे हैं। तो वो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी ले। शाम को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग है, उसको किस तरीके? भाई ये तो संसदीय दल का विशेषाधिकार है, वो लोग तय करेंगे, और उम्मीद करना चाहिए वो बने। तो देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, जिसके लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि राजनांदगांव से वो भी हारे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। आगे बैठक में क्या कुछ आएगा इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे, अमृत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमृत, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जेडीयू और बीजेपी की बात हो रही थी, बराबर बराबर मंत्री होंगे दोनों ही पार्टी से। बिल्कुल प्रतिज्ञा, बिहार जो है इस बार जो मोदी 3.0 जो सरकार बनने जा रही है, उसमें एक उसकी अहम भूमिका होने जा रही है। जैसे कि जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तब नीतीश कुमार बड़े ही प्रोमिनेंट हो चुके हैं, और साथ ही साथ जातीय समीकरण को साधने के लिए भी मंत्रालय का जो है गठन जो होगा उसके ऊपर आधारित होगा। आपको बता दें कि बिहार में पिछली बार 4 मंत्री थे, लेकिन इस बार ये मामला जो है दहाई में पहुंच सकता है, 10 मंत्री बन सकते हैं। क्या कहते हैं, मंत्रालय शेयरिंग को लेकर के जो है एक समझ भी बन गई है, जिसमें ये माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के जो मंत्री होंगे बिहार कोटे से वो बराबर होंगे। इसके अलावा जो हम पार्टी के मुखिया हैं उनको भी एक मंत्रालय मिलेगा, और चिराग पासवान को भी एक दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बात करें कि जेडीयू जो है वो पहले से ये कोशिश उसकी रही है कि वो कम से कम जो है 2 कैबिनेट मंत्री और एमओएस उसके साथ जो है वो ले, और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक पहले सुझाव दिया था, फॉर्मूला दिया था कि 4 सांसदों पे 1 मंत्री बनाया जाए, और इस हिसाब से वो उनकी 12 सीटें हैं तो 3 मंत्रालय की मांग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में जो दूसरा फॉर्मूला है कि जेडीयू और बीजेपी के जो मंत्री होंगे बिहार कोटे से, वो उनकी संख्या बराबर होगी। इस लिहाज से माना जा रहा है कि यहाँ बिहार से बीजेपी और जेडीयू के 2-2 मंत्री जो है वो इसमें जो है मोदी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल अमृत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है दिल्ली के साथ साथ, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की भी करना जरूरी है, क्योंकि सपा संसदीय दल की बैठक होनी है आज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठक लेंगे, सपा संसदीय दल के नेता का भी चुनाव किया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सपा संसदीय दल की भी बैठक होनी है।
एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बैठक लेंगे और सपा संसदीय दल के नेता का चुनाव भी किया जाएगा। तो आपको बताएं कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और खासकर विपक्षी दल जो लगातार बैठक कर रहे हैं। एक और सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है कांग्रेस की दिल्ली में, तो वहीं दूसरी ओर सपा संसदीय दल की भी बैठक होनी है और ये बैठक अखिलेश यादव लेंगे। और ये बैठक होनी क्यों है? क्योंकि संसदीय दल के नेता का चुनाव होना है, इसीलिए ये बैठक की जाएगी। आपको बताएं कि इस बार अखिलेश यादव, डिंपल यादव ये सभी जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। 38 सीटें कुल मिली हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। तो लगातार जो है विपक्ष कहीं ना कहीं इस बार अहम भूमिका में नजर आने वाला है। जिस तरह से जो सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं उसके बाद, और खासकर उत्तर प्रदेश में सपा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम कह लेंगे वो की है, तो उसके बाद सपा की जो बैठक है वो हो रही है और ऐसे में इस बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो एक और कांग्रेस की बैठक और दूसरी ओर सपा की भी बैठक। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आदर्श सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। आदर्श, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बहुत ही करीब से देखा है। आज सपा की बैठक है, संसदीय दल की बैठक, और संसदीय दल के लिए नेता का चुनाव होगा। क्या अखिलेश यादव नहीं होंगे संसदीय दल के नेता या किसी और को बनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर यूपी में बढ़त बनाई है। 1:30 बजे के करीब पार्टी मुख्यालय पर विक्रमादित्य मार्ग पर यह बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम जो 37 सांसद जीतकर आए हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसमें से अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी रहेंगे। माना जा रहा है कि एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रस्ताव पारित करने के बाद बहुत मुमकिन है कि अखिलेश यादव को ही पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना जाए और वो ही समाजवादी पार्टी का पक्ष लोकसभा में रखेंगे। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बैठक है और इसके साथ साथ अनुशासन का भी पाठ पढ़ाने की भी बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैसे 2027 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर अनुशासन में रहते हुए पार्टी के लिए काम करें और विधानसभा वार मेहनत करें, इस बात पर भी चर्चा हो सकती है। प्रतिज्ञा बिल्कुल, तो ये बैठक होनी है और इस बैठक पर जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी आदर्श सिंह, और जिनका कहना है कि इस बार जो संसदीय दल का नेता होगा सपा की तरफ से वो अखिलेश यादव हो सकते हैं, लेकिन एक बैठक होनी है। आप बने रहेगा आदर्श। अभी कन्हैया कुमार कुछ कह रहे हैं, आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली से अंधकार में है, प्रत्याशी थे, कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा और बड़े पैमाने पे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, उस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और अभी जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा कि नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। 1 घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। राहुल जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपके कई सांसद जो है वो ये कह रहे हैं कि अब उन्हें नेता विपक्ष का जो है वो संभालना चाहिए था। अच्छा, वो तो मीटिंग है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, सीपीपी की मीटिंग में तय किया जाएगा। हाँ, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। आप क्या सोचते हैं कि उनको अब जिम्मेदारी? देखिए, पार्टी को एक प्रक्रिया के तहत पार्टी चलती है और चलना भी चाहिए, तो भी बैठकों में तय होगा। तो कन्हैया कुमार को सुन रहे थे आप, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, और उनका सीधा सीधा कहना है कि इस बार की क्या रणनीति होगी विपक्ष की, इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा होगी और आगे जानकारी चर्चा के बाद, बैठक के बाद दी जाएगी। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जेपी नड्डा के बंगले पर जुटेंगे एनडीए सांसद। नड्डा ने सभी सांसदों को भोजन पर बुलाया है। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसद जुटेंगे और नड्डा ने सभी सांसदों को भोजन के लिए बुलाया है। तो सभी सांसद वहां पहुंचे हैं, दिल्ली में अभी मौजूद है सब, क्योंकि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान सभी ने समर्थन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम पद की शपथ लेने के लिए। कल शपथ ग्रहण समारोह और कल ही 18 मंत्री जो है वो भी शपथ लेंगे, मंत्रियों की लिस्ट भी आ जाएगी। तो सभी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगले पर उन्हें बुलाया गया है। जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को भोजन के लिए बुलाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है, हलचल तेज
तेज है और लगातार जो दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, जेपी नड्डा के घर पे तमाम एनडीए के सांसद पहुंचने वाले हैं, तो वहीं सपा की भी बैठक है। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी। विपक्ष जहां रणनीति बना रही है, तो वहीं जो सत्ता में आने वाली पार्टी है एनडीए, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस जश्न को मनाया जाए और कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाए। देखिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलग अलग जगहों पर ये मौजूद है। इनसे बात करेंगे। अंचल शुक्ला, आदर्श सिंह और अमृत तिवारी, ये सभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमृत, आपका रुख करूंगी। बिहार का फॉर्मूला तो तय हो चुका है, लेकिन बाकी राज्यों का फॉर्मूला क्या होगा और मंत्री कौन कौन बनेगा, सबसे पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। क्या कुछ समीकरण बनता हुआ? प्रतिज्ञा, देखिए, हर राज्य में जो मंत्रालय बंटवारे को लेकर के जो दिक्कतें हैं, वो उसकी जो है साइकिल बिल्कुल ही अलग अलग है। और जैसे कि हमने बिहार को बताया कि जातिगत समीकरण को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मंत्री पद आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 29 की 29 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीती हैं। इसका भी एक बड़ा इनाम जो है मध्य प्रदेश के खाते में जाएगा। और माना जा रहा है कि यहाँ से 4 नाम बड़े ही प्रोमिनेंट हैं, जिसमें से वी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि पहले भी मंत्री रहे थे। इन चारों नामों को अमृत, आपके पास वापस आऊंगी, माफ कीजिएगा। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक अब शुरू हो चुकी है और जो तमाम दिग्गज वहां पहुंच रहे थे, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, उनकी बातें सुना रहे थे। अब देखिए, बैठक की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो मौजूद है। बैठक होगी, इस बैठक में चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जाएगी विपक्ष की भूमिका पर, विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका पर जो है वो चर्चा होगी और कौन होगा यहाँ पर विपक्षी दल का नेता, इस पर भी चर्चा होगी। जो कन्हैया कुमार से सवाल किया गया, भूपेश बघेल से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि बैठक के बाद ये बात निकलकर सामने आएगी। तो देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता, जयराम रमेश, सोनिया गांधी, सभी मौजूद हैं और प्रियंका गांधी भी आपको नजर आ रही होंगी इस फ्रेम में। तो लगातार जो है विपक्ष मंथन में है और लगातार कांग्रेस जो है वो बैठक करी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्हें भी वहां दिल्ली तलब किया गया है। आखिर हार की वजह क्या रही, क्योंकि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई है। इसी को लेकर उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है। हार की वजहों पर चर्चा की जाएगी और आकलन किया जाएगा कि आखिर चूक कहां पर हुई। लेकिन ये बैठक बड़ी इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि अब विपक्षी दल में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं और ऐसे में सबसे बड़ी विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है। इसीलिए ये मंथन और ये चर्चा की क्या भूमिका निभाएगी कांग्रेस, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में कैसे नजर आएगी। और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज, एक बार फिर आपको बता दूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और तमाम वो दिग्गज वहां पर मौजूद और तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, सभी को दिल्ली तलब किया गया है। क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है, क्या फैसला लिया जाएगा मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए प्रतिज्ञा, मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं और साथ में कमलेश्वर पटेल जो सीडब्ल्यूसी मेंबर है मध्य प्रदेश से, सारे ही लोगों को बुलाया गया है। और सबसे बड़ा एजेंडा जो होगा आज की बैठक का वो यही रहने वाला है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आखिर कैसे चली गई, कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे गड़बड़ी हुई। और लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि 2 कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ऊपर उनका सीधा निशाना था कि उन्होंने हाईजैक कर लिया है कांग्रेस को। और लगातार चुनाव के पहले उनकी भाजपा में जाने की अटकलें जो चलती रहीं, तो वो एक कुल मिलाकर के उनने बताई है कि ये विडंबना है कांग्रेस पार्टी की कि इस तरीके से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई। इस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति जरूर तय होगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और उसमें जिस तरीके से विस्तार करने की बात लगातार जीतू पटवारी भी कह रहे थे, तो आज की बैठक के बाद ये तय होगा कि कांग्रेस का
विस्तार कैसे किया जाए और साथ में विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति, हालांकि 2019 की अगर बात करें तो उसकी तुलना में बहुत बेहतर रही है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपने भाषण में कह रहे थे, प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे बताना जरूरी है, वो कह रहे थे कि विपक्ष वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, कांग्रेस, लेकिन राष्ट्र तो सबके लिए एक बराबर है। हम 140 करोड़ में ही आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना। तो इसके लिए भी जरूर मजबूत विपक्ष की बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, लेकिन अभी जब भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार वहां पहुंच रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि विपक्षी दल का नेता कौन होगा संसद में, इस पर भी चर्चा होगी। तो जो नाम निकलकर सामने आ रहा है राहुल गांधी का नाम है, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को विपक्षी दल का नेता चुना जाएगा इस बार? बिल्कुल प्रतिज्ञा, पूरी संभावना इस बात की लग रही है कि राहुल गांधी को ही चुना जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा था। और आप ऐसा मानिए कि शाम को 5:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। उस बैठक में तय होगा कि आखिर उनके संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और साथ में विपक्ष का नेता कौन होगा ये चुना जाएगा, और इसके लिए सारे घटक दल आपस में बिल्कुल अंचल, तो इस बैठक में क्या निकल कर सामने आएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ अपडेट देना चाहते हैं। अमृत के पास कोई अपडेट है? अमृत बताइए, क्या अपडेट आपके पास? जी प्रतिज्ञा, अभी हम जो बात कर रहे थे बिहार की, और जैसा कि मैंने बताया कि पिछली बार 4 और इस बार 10 की संख्या में जो है बिहार से मंत्री पद जो है वो आवंटित किए जा सकते हैं। मेरे पास कुछ संभावित नाम है जो मुझे एक जानकारी मिली है, उसमें जो है जेडीयू की तरफ से ललन सिंह है। ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और भूमिहार जो है जाति से आते हैं, और ये नीतीश कुमार के काफ़ी खास बताए जाते हैं। इसके अलावा संजय झा भी हैं जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं। इन दोनों के जो है मंत्री बनाने की जो है वो चर्चा है। और आपको बता दें कि इसके अलावा हम पार्टी से, जैसा कि मैंने बताया था, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। बीजेपी की तरफ से जो नाम शामिल जो आ रहे हैं उसमें राजीव प्रताप रूडी का नाम जो है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा पहले भी नित्यानंद राय जो कि कैबिनेट में रह चुके हैं, उनका नाम भी शामिल है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बिहार में जो है ये सूची जो काफ़ी जो है जातिगत आधार को रखते हुए रखा गया है। दिलेश्वर कामत जो कि जेडीयू से है, एक और नाम चर्चा में आ गया है दिलेश्वर कामत जो कि जेडीयू से है और ये अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इनके भी नाम की जो है वो चर्चा आ गई है, और जो सूची हमें मिल रही है इसमें इनका भी नाम जो है वो शामिल है। और इसके अलावा जो है आपको बता दें कि जो नाम और चर्चा में है वो एक नाम और है, वो है रामनाथ ठाकुर। इनको लेकर के भी चर्चा है। ये कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और रामनाथ ठाकुर जेडीयू में जो है राज्यसभा सांसद भी हैं। तो इस तरह से जो कैबिनेट मंत्री के अलावा एमओएस जो बंटवारा होगा उसके लिए भी जो है नामों की चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है, और ये नाम जो है इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया, इसमें गोपाल जी ठाकुर है जो कि दरभंगा से जीतने वाले हैं, और ये ठाकुर जो है ब्राह्मण जाति से आते हैं, और गोपाल जी ठाकुर। और इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी जो है वो सारण से जीते हैं। उन्होंने लालू यादव की बेटी को इन्होंने जो है रोहिणी आचार्य को इन्होंने हराया है, और इनके भी मंत्री बनाए जाने की जो है रेस में ये शामिल है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे पास सूची आई है ये रेस में कौन कौन शामिल है उसकी है। उन संभावित नामों की सूची की मैं चर्चा कर रहा हूं। राजभूषण चौधरी हैं जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से पहली बार जीत करके आए थे, और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि विवेक ठाकुर, गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह, ये चूंकि पहले से मोदी सरकार के हिस्सा रहे हैं, इनके भी नाम की जो है वो चर्चा है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, तो अमृत यही जानकारी जानने की कोशिश हो रही थी कि बिहार से जो फॉर्मूला तय हुआ है, जो सामने आया है, आखिर कौन से वो संभावित नाम, और आपने वो सभी नाम विस्तार से बताया कि कौन से वो नाम होंगे जिस पर चर्चा चल रही है जो रेस में है। लेकिन इसी बीच अमृत, आज जेपी नड्डा के घर पर सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया, भोजन पर बुलाया है जेपी नड्डा ने। क्या इस दौरान भी कोई बातचीत होगी? क्या मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा यहाँ पर होगी? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा के आवास पे तैयारियां भी चल रही है। विस्तार न्यूज़ थोड़ी देर में वहां की सारी तस्वीरें भी दिखाएगा और वहां पे क्या हलचल है वो भी बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये है कि तमाम जितने सांसद हैं उनको बुलाया गया। ये जानकारी जरूर रखने की कोशिश की गई थी कि क्या किसी स्पेसिफिक जो सांसद हैं जिनको मंत्रालय का बंटवारा किया जाएगा उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। सारे के सारे जो सांसद हैं नवनिर्वाचित वो
वो जेपी नड्डा के आवास पे पहुंच रहे हैं एनडीए के, और वहां जो है एक भोज का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे जो है एक तरह से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहना है कि ये एक शिष्टाचार भोज है। जब नए सरकार का गठन किया जा रहा है तो एक तरह से सबके बीच में एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ एक वी फीलिंग की भावना जो है वो पनपे, इसको लेकर के कहा जाए कि एक रस्मो रवायत है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, वो पूरी की जा रही है बाकायदा। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रहेगा का अमृत लगातार ये कहना है कि उनके लिए कार्यकर्ता हो, सांसद हो, सभी बराबर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, इसीलिए इस तरह से जो आप ये बता रहे हैं कि जो कोई ऐसे सांसद जो मंत्री बनेंगे, ऐसे अलग उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आदर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, अब माफ कीजिएगा, अभी सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और इस बैठक में सभी मंत्री शामिल होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा इस बार, वो निराशाजनक रहा और इसी को लेकर मंथन का दौर वहां भी जारी है और बैठक एक बार फिर यहां पर होता हुआ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक लेने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में ये बैठक और वहां पर सभी मंत्री शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक हलचल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी तेज है, और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर ले तो वहां तो राजनीतिक उठापटक लगातार देखने को मिलती है, और जो दिल्ली का रास्ता है वो बिहार उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो इस बार रिजल्ट रहा बीजेपी के लिए वो कुछ खास नहीं रहा, निराशाजनक रहा, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श से लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करूंगी मैं। आदर्श, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अभी हमने बात की, मैंने बोला कि अभी आपको बहुत जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में, आप लगातार कवर करते रहे उत्तर प्रदेश को। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है, आज क्या कुछ खास हो जाता है इस बैठक को बुलाना? देखिए, सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है, यानी बैठक शुरू हो गई है। तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ये मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के मंत्री के साथ साथ जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में हार की भी समीक्षा की जाएगी, यानी सरकारी कामकाज के साथ साथ हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्यों बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, वो भी यूपी में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार किया था और सबसे ज़्यादा उम्मीद बीजेपी को यूपी से थी। तो ऐसे में 33 सीटों पर क्यों सिमट कर रह गई, इस बात की समीक्षा की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि इसमें कई आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के भी संकेत मिल सकते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले ये खबरें आई थी कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनको भी बदलने की बात चल रही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में उस बात का खंडन उन्होंने किया था, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों के अंदर ये संगठनात्मक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें खासतौर पर यूपी के प्रभारी के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जिला अध्यक्षों की जहां पर कमजोरी रही है या जिन जगहों पर बीजेपी ने सीटें लूज की हैं, हारी हैं, वहां पर भी जिला अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। तो निश्चित तौर पर ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक यूपी में कई बड़े बदलाव के संकेत मिलेंगे। और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री खुद हार की समीक्षा करने वाले हैं और वो रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे। प्रतिज्ञा। बिल्कुल आदर्श, ये बैठक तो हो रही है, इस पर तो जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी मैं कि उत्तर प्रदेश ने कौन से वो संभावित नाम जिन्हें इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली बार 62 सीटें जीत कर आई थी बीजेपी उत्तर प्रदेश से और इस बार केवल 33 सीटें। तो कौन से वो संभावित नाम और कितने मंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश से? देखिए, यूपी में जो संभावित नामों पर अभी चर्चा फिलहाल हो रही है, जहां पर अगर हम उसकी बात करें तो उसमें दिनेश शर्मा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा सांसद हैं। और इसके साथ साथ जितिन प्रसाद हैं, भोला सिंह हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, पंकज चौधरी, विनोद बिंद, सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि और एसपी सिंह बघेल, ये वो फिलहाल नाम है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है अगर ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो जैसे जितिन प्रसाद इस वक्त मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, तो ऐसे में अगर ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर यूपी कैबिनेट में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी कई नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, साथ ही साथ जातिगत समीकरण सेट करने के लिए भी कई लोगों को लाया जा सकता है। तो यूपी कैबिनेट में भी रिशफलिंग यानी फेरबदल की उम्मीद दिखाई देती है मोदी कैबिनेट 3.0 के जारी होने के बाद।